हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है। ज्योग्राफी से जुड़े हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उन तीनों वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उन तीनों वीडियो को आप लोग आसानी पूर्वक देख सकते हैं। उस तीनों वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का जो खास तौर पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में मैंने विशेष परिचर्चा की है। जैसे सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हमने बताया थे कि ज्योग्राफी को आप एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी में आप एक बहुत बड़ी ज्ञान रखना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितने पार्टों में बांटकर पढ़ना चाहिए। और उसी पार्ट में हमने बताया थे कि ज्योग्राफी में जो एक महान टॉपिक था जिसका नाम था ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड जो था वो ज्योग्राफी का पार्ट ए के अंतर्गत आता है। यानी पार्ट ए में हम लोग पढ़ रहे थे समान भूगोल, यानी समान भूगोल के अंतर्गत आया था ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में हमने क्या देखा, ब्रह्मांड में हमने जो टॉपिक अभी तक देख लिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे ब्रह्मांड टॉपिक में हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस अवधारणा के द्वारा हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत थे और कौन कौन खगोल शास्त्रियों का क्या कहना था, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि गैलेक्सी क्या होती है, यानी आकाश गंगा जो होती है वो क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको भी हमने देखा। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि तारे का जन्म एवं मृत्यु कैसे होती है, यानी तारे का जो जीवन चक्र है वो क्या होती है, किस प्रकार से तारे का जन्म होता है, किस प्रकार से तारे का मृत्यु होता है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ब्रह्मांड ही चल रहा है। ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सौरमंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है। और बाकी का जो अन्य टॉपिक जिस तरीके से हमने स्टोरी की तरह उस पर परिचर्चा किए, ठीक उसी प्रकार से आज का टॉपिक सौरमंडल के ऊपर भी हम लोग एक कहानी सुनेंगे और कहानी के द्वारा इस सौरमंडल के जो अध्ययन है उस अध्ययन को समाप्त करेंगे। ठीक है। तो चलिए आप लोग बस मेरे साथ बने रहें, फिर आप लोग देखिए कि कितना इजी है ये सौरमंडल। और सौरमंडल ही नहीं, ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है। और ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना होता है। तो चलिए आप लोग देखिए, पहले का वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा जो पढ़ाने का जो लेवल है वो किस लेवल का पढ़ाते हैं और किस तरीके से पढ़ाते हैं। और जो बच्चे नहीं देखें वो इस वीडियो में देख लीजिए कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। क्या आपको ज्योग्राफी ईजिली पूर्वक समझ में आता है या नहीं, ये बात आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाँ ज्योग्राफी में अब मुझे इंटरेस्ट लगता है। ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ज्योग्राफी ही नहीं, आप चाहे तो हमारे जो शिक्षा से जुड़े जितने भी टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है अध्ययन लेवल का, सारे टॉपिक में आप अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं। वो कैसे? जब आपको उसे पढ़ने आएगा क्रमबद्ध तरीके से, तो आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की उस समय ज़रूरत होती है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़े उसका डिफिनेशन आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ठीक उसी प्रकार आज भी हम लोग जानते हैं कि आखिर ये सौरमंडल हम कहते हैं किसे, सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल का परिभाषा किस प्रकार से आप दे सकते हैं। और आपके एग्जाम में भी कई बार आता है सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल कुछ पॉइंट पहले हम लिखेंगे बोर्ड पे, उसके बाद लेकिन अभी जो पॉइंट लिखने से पहले एक स्टोरी आप सुने, उसके बाद जो मेन पॉइंट होगा उसको हम लिखा देंगे। इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है। तो मैं बोर्ड पे भी लिखाऊंगा पॉइंट, पहले आप समझे सौरमंडल क्या होता है। कि सौर यहाँ पे है यानी कि सूर्य। सौर क्या होता है? सूर्य। सूर्य से जुड़े बातें हम लोग चर्चा करने वाले। तो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु, इन सारे चीज़ें जिस स्थान पे एक समूह के रूप में व्यवस्थित होता है उस स्थान को ही सौरमंडल कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम। कैसे? फिर से एक अदर डिफिनेशन लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी टॉपिक का हजारों डिफिनेशन बना सकते हैं अगर आपके पास शब्द सीमा का विस्तारित रूप है तो।
ऐसा नहीं है कि हम जो डिफिनेशन बोल रहे हैं वही सही है, आप जो डिफिनेशन बोलेंगे बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं अपने माइंड में जो शब्द है उस शब्द के द्वारा देखते हैं कि कौन से व्यक्ति के पास कितना शब्द है, और वो अपने शब्द के द्वारा इसी डिफिनेशन को चेंज करके और किस आधार पे बना सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार सोलर सिस्टम का डिफिनेशन, यानी सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह के समूहन को ही, यानी कि समूह को ही हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम। नोट की बात एक ये है कि हाल ही में नासा ने दिसंबर 2017 ईस्वी में केपलर अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से, क्या हमने बताया कि नासा ने दिसंबर 2017 ईस्वी में केपलर अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से एक नए सौर मंडल की खोज की है। उस नए सौर मंडल में 8 ग्रह था। ये 8 ग्रह क्या करता था कि एक केपलर 90 नामक तारा का चक्कर लगाया करता था। चूंकि ये 8 ग्रह केपलर 90 नामक तारे का चक्कर लगाता था, इसीलिए ये जो नासा के द्वारा जो नए जो सौर मंडल का खोज किया गया था, इस सौर मंडल का नाम दिया गया था केपलर 90 तारा मंडल। क्या दिया गया था, केपलर 90 तारा मंडल। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि केपलर 90 क्या है, तो केपलर 90 एक तारा है जो किसके द्वारा खोजा गया, तो ये नासा के द्वारा खोजा गया था। नासा क्या है, अमेरिका का एक खगोल शास्त्रीय एजेंसी है जो हमें खगोल के बारे में ज्ञान देता है। ठीक है, तो केपलर 90 एक तारा है और नासा द्वारा कब नए सौरमंडल का खोज किया गया, तो दिसंबर 2017 ईस्वी में। और किस दूरबीन के द्वारा, तो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा। और नासा द्वारा जो नए सौरमंडल का खोज किया गया उसका क्या नाम दिया गया, तो केपलर 90 तारामंडल। इसमें कितने ग्रह था, 8 ग्रह। तो अभी तक हम लोग ऐसा मानते हैं कि अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने 8 ग्रह और 172 उपग्रहों का खोज किया था। लेकिन जब स्टार्टिंग की बात करें तो प्रारंभिक में हमारे पास 9 ग्रह था। क्या था, प्रारंभिक में हमारे पास 9 ग्रह था। हालांकि ये बात आगे के टॉपिक में डिस्कस करना, लेकिन यहाँ पे ग्रहों की बात आया तो इससे जुड़ी एक बातें बता ही देते हैं। और वो बातें क्या है कि प्रारंभिक में हमारे पास कुल 9 ग्रह हुआ करता था। चूँकि ग्रहों के परिभाषा को लेकर अनेक खगोलविदों ने अनेक अवधारणाएं दिए, तो बहुत अनेक खगोल शास्त्रियों का कहना था कि हम ग्रह उसे कहेंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। लेकिन 8 ग्रह जो था वो तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता था, लेकिन एक जो हमारा 9वां जो ग्रह था प्लूटो, वो सूर्य का चक्कर नहीं लगाया करता था। इसीलिए उसको क्या किया गया कि उसको ग्रहों की श्रेणी में से उसको हटा दिया गया। वर्तमान में जो अभी हम लोग अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में हमें ये जानना है कि हमारे पास अभी 8 ग्रह 172 उपग्रह है। ठीक है, कितने, 8 ग्रह 172 उपग्रह। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चले। नासा ने कब नए सौरमंडल का खोज किया, तो दिसंबर 2017 ईस्वी में। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि सौरमंडल में सूर्य आया, तो सूर्य के बारे में भी कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सूर्य को अंग्रेजी शब्द में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्ड में सन बोलते हैं, SUN सन, सन में सूर्य होता। ठीक है, अब सूर्य है क्या, तो सूर्य है जो, चूँकि ये पूरे सौरमंडल आधारित है सूर्य पे, इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। सूर्य है जो सौरमंडल का जन्मदाता है, जो कि एक तारा है। सूर्य क्या है, हमारा गैलेक्सी का एक तारा है, हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। और सूर्य एक ऐसी तारा है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसका काम क्या है, प्रकाश के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करना। सूर्य क्या है, तो सूर्य सौरमंडल का सबसे पहले तो जन्मदाता है और यह एक तारा है। इसका काम क्या है, तो प्रकाश के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जित करना काम है सूर्य का। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जाना, जो कुछ बेसिक पॉइंट था सूर्य के बारे में। अब यहाँ पे बात आया कि सूर्य है जो, सूर्य हमने अभी बात की है कि सूर्य के अंतर्गत सूर्य क्या करता, ऊर्जा उत्सर्जित करता। तो सूर्य के अंतर्गत ऊर्जा होगा तभी तो वो ऊर्जा को बाहर करेगा।
अरे मेरे पास एनर्जी होगा तभी तो हम अपने एनर्जी को बाहर निकाल कर उससे कोई वर्क कर पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमने बताया कि सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जन करने की क्षमता होती है। अब बात यहाँ पे रहा कि सूर्य के पास ये आखिर ऊर्जा आती है कहाँ से। तो सूर्य के पास ही नहीं बल्कि जितने भी तारे हैं, सूर्य भी चूंकि एक तारा, तो हम जितने भी सारे तारे की बात करते हैं, जितने भी तारे हैं सभी के पास ऊर्जा कहाँ से आती है। तो एक प्रोसेस हमने बताए थे पिछले वीडियो में, जो बच्चे नहीं जानते उसके लिए बता देते हैं, और आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी किए। आज भी उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कोई भी तारे में जो ऊर्जा का जो क्षमता है, यानी उसके अंदर ऊर्जा आती कहाँ से है। तो कोई भी तारे में जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है, तो वो उसके लिए एक प्रोसेस बताए थे जिसका नाम था नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या बताए थे, नाभिकीय संलयन बोले थे। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में और अन्य जितने भी तारे हैं सभी तारे में ऊर्जा का पूर्ति किया जाता है। अब ये नाभिकीय संलयन होता क्या है, तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन है जो हीलियम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब हाइड्रोजन हीलियम के रूप में बदल जाती है तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो क्या होता है कि सूर्य में जितने भी हाइड्रोजन होती है सारे हीलियम के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण सूर्य के अंतर्गत और अन्य जितने भी तारे हैं सभी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो ऊर्जा का पूर्ति हो पाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम के परमाणुओं में बदल जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है नाभिकीय संलयन। चलिए, ये कुछ सूर्य के बारे में हुआ। अब जानते हैं, ये तो सूर्य हुआ, अब सूर्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग जानते हैं, यानी कि सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य की संरचना। देखिए, कोई भी पॉइंट है जो आपको ऐसा लगता है कि इस पॉइंट के बारे में मुझे और थोड़ा विस्तारित रूप से डिस्कस करना चाहिए, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके कमेंट को देखकर उस पर हम जो विस्तारित रूप है उसका विस्तारित रूप हम प्रदर्शित कर सकें। चलिए जानते हैं कि सूर्य की संरचना आखिर क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सूर्य का जो भाग हम सामान्य दिनों में देखते हैं, यानी कभी किसी भी दिन में देखते हैं, यानी सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल, और इस प्रकाश मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है फोटोस्फीयर। क्या हमने बताया कि सूर्य का जो भाग हम सामान्य दिनों में देखते हैं, यानी किसी भी दिन जो हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य का वैसा भाग जो केवल हमें सिर्फ कहने का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि ये जो घटना हम देखेंगे ये किसी अदर दिन नहीं देख सकते हैं, ये केवल सूर्य ग्रहण के दिन ही देख सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दिन हमें सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे बोला जाता है कोरोना। क्या, कोरोना नामक अभी वायरस चला हुआ है जो एक महामारी वायरस साबित हो चुका है। सारे देशों ने इसे महामारी वायरस के नाम से घोषित कर दिया। तो कोरोना के प्रहार से आप लोगों को बचना चाहिए और हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना चाहिए। और कोरोना से आप लोग का बचने का जो तरीका है, हम लोग कोरोना से सेफ कैसे रह सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल अपने घरों में ही रहेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम हम अपने घर से बाहर जाए किसी इमरजेंसी परिस्थिति में ही, और बाहर जाने के बाद भी आप पूरे सेफ्टी के साथ जाएं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं, और सूर्य का वैसे भाग जो सिर्फ हमें सूर्य ग्रहण के दिन ही दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन हमें सूर्य कैसा दिखाई देता, चलिए ये हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा सूर्य है,
तो सूर्य ग्रहण जिस दिन होता है उस दिन क्या होता है, सूर्य के अधिकांश भाग, खास करके बीच वाले जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। बीच वाले भाग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, ये काला हो जाता है। और बाकी का भाग बचा ये किनारे वाला, बाकी का भाग क्या बचा, किनारा वाला। तो जो भाग काला हो गया वो हमें थोड़े, उसे हम थोड़े देखते हैं, उसे हम सूर्य का थोड़े भाग कहेंगे, वो तो काला पड़ गया। सूर्य का जो भाग किनारे वाला बचा इसी को बोला था कोरोना। चूंकि ये किनारे में है तो किनारे में बोलते हैं ना कि कोना कोना, यानी टुकड़े टुकड़े, यानी कोना कोना। तो ये किनारे वाला जो भाग है इसीलिए इसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण लगता है कब, तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। इसके पीछे भी बहुत बड़ी रीज़न है कि सूर्य ग्रहण किस कंडीशन में लगती है और चंद्र ग्रहण किस कंडीशन में लगती है। इसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक ही है जो हम लोग बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं। पहले हम ब्रह्मांड को ख़त्म करते हैं, ब्रह्मांड से जुड़े और भी बहुत सारे टॉपिक है उसके बारे में, सुपर मून, ब्लू मून, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इन सारे टॉपिक को पहले ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे ग्रहों के बारे में कि ग्रह कितने हैं, कौन से ग्रह की क्या खासियत है, कौन से ग्रहों पे पृथ्वी के अलावा और जीवन संभव है, कौन से ग्रह सूर्य से कितने दूरी पे है और कितने दिनों में वो सूर्य का परिक्रमा पूरी करते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं विस्तार पूर्वक, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। आज हम लोग स्पेशल पढ़ रहे हैं सौरमंडल। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सूर्य का भाग बीच वाला ढक जाता है, हमें किनारे वाला दिखाई देता। कब, सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण के दिन हमें बीच वाला भाग नहीं दिखाई देता, किनारे वाला भाग दिखाई देता, और जो भाग हमें दिखाई देता उसी को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, यानी सूर्य की कोरोना कहते हैं। ठीक है, अब चलो देखिए, और ये क्या होता है, सूर्य का बाह्यतम भाग होता है। सूर्य का बाह्यतम भाग है ना, बीच वाला भाग तो वो ढक जाता है, काला धब्बा पड़ जाता है वहाँ पे, सूर्य का बाह्यतम भाग को कोरोना कहते हैं। अब ये जो प्रकाश मंडल है, कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश मंडल से क्या होता है कि परमाणु का जो किरण है, प्रकाश मंडल से परमाणु कभी कभी इतनी तेज गति से निकलती है जिसको सूर्य है जो आकर्षित नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो प्रकाश मंडल से निकलने वाली परमाणु अंतरिक्ष में चली जाती है। जब अंतरिक्ष में वो चली जाती है तो उसे रंगीन प्रकाश यानी ऑरोरा लाइट के नाम से जाना जाता है। क्या, जब अंतरिक्ष में चला जाता है, सूर्य के पार करके जब अंतरिक्ष में चला जाता है तो उसे बोला जाता है क्या, उस समय रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करता है। कैसा प्रकाश, रंगीन प्रकाश, और इसको बोला जाता है ऑरोरा लाइट। ठीक है, क्या होता है, जब प्रकाश मंडल से निकलने वाली परमाणु उसकी इतनी तेज गति होती है कि वो अपने तेज गति के कारण सूर्य उसका आकर्षण नहीं कर पाता, इसीलिए वो सूर्य को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है और इस प्रक्रिया से रंगीन प्रकाश वो उत्सर्जित करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा वो क्या करता है, रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, रंगीन प्रकाश बाद में उत्सर्जित करेगा। सबसे पहले ये जाने कि सूर्य से, प्रकाश मंडल से निकलने वाली जो परमाणु की किरण होती है वो इतनी तेज गति से निकलती है कि वो सूर्य उसको आकर्षण नहीं कर पाता है, और आकर्षण नहीं कर पाता है तो वो चली जाती है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सौर ज्वाला। ठीक है, यानी सौर ज्वाला की घटना कब घटित होती है, तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलने वाली परमाणु जब तेज गति से निकलती है, जिसके कारण, उसकी तेज गति होने के कारण सूर्य उसका आकर्षण नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अंतरिक्ष में चली जाती है, प्रकाश मंडल की परमाणु अंतरिक्ष में चली जाती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा ही निर्माण होता है सौर ज्वाला का। ठीक है, लेकिन ये तो अंतरिक्ष में चला गया, तो जब वही प्रकाश मंडल के परमाणु जब क्या आता है, वायुमंडल में आती है, तो वायुमंडल में क्या होता है कि हवा के कणों से वो टकराती है। टकराने के बाद वो क्या करती है कि रंगीन प्रकाश यानी कि ऑरोरा लाइट होता है वो उसका निर्माण करता है। इससे पहले हम थोड़ा सा
यहाँ पे गलत बता रहे थे। ये सौर ज्वाला का निर्माण करता है जब, सीधा आपको माइंड में रखना है कि जब प्रकाश मंडल की परमाणु अंतरिक्ष में चला जाएगा तो उससे सौर ज्वाला का निर्माण होगा, और जब प्रकाश मंडल की परमाणु वायुमंडल में आएगा तो उस समय वो रंगीन प्रकाश यानी ऑरोरा लाइट का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। अब क्या होता है कि ये रंगीन प्रकाश को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? क्वेश्चन आता है कि रंगीन प्रकाश को हम लोग आखिर कहाँ देख सकते हैं? तो इसको हम लोग देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे इसे हम देख सकते हैं। किसको? रंगीन जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम किस ध्रुव पे देख सकते हैं? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास देख सकते हैं। अब इसको उत्तरी ध्रुव पे क्या क्या बोला जाता है ये जानते हैं। उत्तरी ध्रुव पे इसे क्या बोला जाता है और दक्षिणी ध्रुव पे इसे क्या बोला जाता है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और आपको कोई संदेह है कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता, आप गलत बोलते हैं, तो आप क्या करें कि कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएं और उसमें देखें कि ऐसा प्रश्न पूछा गया है या नहीं। बिल्कुल आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर ऐसा मिलेगा। ठीक है, और 1 से 2 प्रश्न तो आपको एक पेपर में मिला ना, और 10 वर्ष का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसमें देखें कम से कम आपको 50 प्रश्न इससे जो इन टॉपिक से जुड़े हुए सेम प्रश्न मिलेगा, जो प्रश्न का डिस्कस हम लोग खास तौर पे वीडियो में करते हैं। और अगर आप ये पूरे वीडियो को कवर करते हैं तो आपको तो पूरे वो पेपर बन जाएगा। ठीक है, यानी जो टॉपिक बताते हैं उस टॉपिक को आप कवर करेंगे तो इसी टॉपिक से तो सारा प्रश्न होता है, तो आपका प्रश्न छूटने की सवाल ही नहीं पैदा होती। तो चलिए जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव पे जब प्रकाश मंडल की जो किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो हवा के कणों से टकराती है और रंगीन प्रकाश यानी ऑरोरा लाइट का निर्माण करती है, जिसको हम कहाँ देख सकते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। उत्तरी ध्रुव पे उसको जाना जाता है किस नाम से? तो उत्तरी ध्रुव पे इसको जाना जाता है बोरियालिस। क्या? बोरियालिस। एवं दक्षिणी ध्रुव पे इसको बोरियालिस ध्रुव पे इसे क्या जाना जाता है? ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे इसे ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पे इसे कौन सा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑरोरा? तो इसको जाना जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, ये बात आपको याद रखना कि प्रकाश मंडल की किरण को जब वो रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 पोल पे। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव में उसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। बिल्कुल आसान नेम है, आपको बिल्कुल समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझ ली। अब कहता है कि सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काला धब्बा दिखाई देता है। सौर ज्वाला जहाँ से, हमने सौर ज्वाला क्या बताया, सौर ज्वाला कैसे निकलती है? तो जब प्रकाश मंडल से परमाणु की किरण निकलती है तो उसके तेज गति होने के कारण सूर्य उसको आकर्षण नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो अंतरिक्ष में चली जाती है, और उसी प्रक्रिया को सौर ज्वाला कहते हैं। तो सौर ज्वाला जिस स्थान पे निकलता है ना वहाँ पे काला धब्बा दिखाई देता है। सूर्य के ऊपर क्या होता है? काला धब्बा दिखाई देता है। और इस काले धब्बे को हम क्या बोलते हैं? इस काला धब्बा को क्या बोलते हैं? सौर कलंक। क्या बोला जाता है? सौर कलंक। और सौर कलंक को इंग्लिश की बात करें तो इसको बोला जाता है सन स्पॉट। क्या? सन स्पॉट्स। ठीक है, सौर कलंक को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? सन स्पॉट्स। कई अंग्रेजी नाम इसलिए जानना जरूरी है कुछ टॉपिक को, कि आप अगर हिंदी मीडियम की बच्चे रहे या इंग्लिश मीडियम की, कई बार क्वेश्चन आपको सौर कलंक ना लिखकर हिंदी में ही लिखेगा सन। सन मतलब स और न, सन स्पॉट क्या है, इस तरीके का पूछ दिया जाता है। आप तो जानते हैं सौर कलंक, यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में सन स्पॉट्स, तो आप बोलेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आता। जो कि आपको जब उसका हिंदी बताया जाएगा तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि मुझे आता है
सौर कलंक किसे कहते हैं वो मुझे आता है, लेकिन सन स्पॉट दे देगा, आप में से कई बच्चे फंस जाएंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ हम ये नहीं बोलते कि सारे इंग्लिश लिखना या बड़े बड़े इंग्लिश की लाइन है उसको माइंड में सेट करने की कोशिश करें। आप सेट भी करेंगे तो उससे आपको टाइम का बर्बादी होगा, समय टेकिंग नहीं हो पाएगा और उसका अर्थ भी आप नहीं समझ पाएंगे और वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। इसलिए बड़े बड़े जो लाइन होता है उसको नेगलेक्ट करें, लेकिन जो पॉइंट लगता है कि नहीं इसको हम माइंड में रख सकते हैं तो उसे आप ज़रूर नोट करें, ज़रूर माइंड में रखें। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने देखा क्या कि सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ पे काला धब्बा दिखाई देता है और इसी काला धब्बा को सौर कलंक कहा जाता है। अब ये क्या होता है, सौर कलंक क्या होता है कि सूर्य की अपेक्षा ये काफ़ी ठंडा होती है। सौर कलंक जो होता है ये सूर्य की अपेक्षा क्या होती है, ये सूर्य की अपेक्षा काफ़ी ठंडा होती है और इसका जो तापमान होता है, तापमान की बात करें तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होती है। सोचिए जब ये ठंडा होती है तब तो 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो आखिर सूर्य का तापमान कितना होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। पहले कुछ और चीज़ों को जानते हैं। सूर्य के ऊपर एक बेसिक जो पॉइंट होता है उसको भी हम लोग अभी क्लियर करेंगे। अभी ये थियोरी चल रहा है, ठीक है, तो आप थियोरी समझे। अभी बाकी जो डाटा से रिलेटेड जो प्रश्न आता है उसके बारे में हम लोग अभी ही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए सौर कलंक जो होता है, सौर कलंक है जो एक स्ट्रॉन्ग पावर का क्या करता है कि चुंबकीय किरण उत्सर्जित करता है। क्या हमने बताया, हाँ क्या हमने बताया कि सौर कलंक जो होता है यानी सन स्पॉट जो होता है उसके द्वारा एक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है। यानी प्रबल कहने का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग पावर की, बहुत ही मजबूती पावर की चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पे संचार जो व्यवस्था है वो बाधित हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि संचार व्यवस्था बाधित क्यों होता है। अब संचार व्यवस्था क्या होता है, तो जैसे हमारे पृथ्वी पे हम लोग बेतार व्यवस्था, अरे बेतार व्यवस्था कहने का मतलब क्या होता है कि जो वैसे उपकरण जो बिना तार के चले, बिना वायर का चले, जैसे हम लोगों के घरों में टीवी का एंटीना जो होता है वो छत के ऊपर लगा देते हैं। आखिर वो छत के ऊपर क्यों लगाया जाता है, तो छत के ऊपर जो हमारे जो वायुमंडल में यानी अंतरिक्ष में जो संचार व्यवस्था है उसको वो अट्रैक्टिव करता है। ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल हमारा नेटवर्क क्यों पकड़ता है, बादल वाले दिन में हमारे घरों की जो टीवी का जो सिस्टम वगैरह है यानी सिग्नल वगैरह है जो क्यों चला जाता है, तो यही सब के कारण, क्योंकि बादल से वो जो संचार व्यवस्था है होता है वो उसका बादल अपने आवरण से उसको ढक लेता है, जिसके कारण वो बाधित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से सौर कलंक के द्वारा एक बहुत ही स्ट्रांग पावर का चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है जो संचार व्यवस्था को बाधित कर देता है। बेतार संचार व्यवस्था को क्या कर देता है, बाधित कर देता है। और ऐसा ये हर बार, ऐसा ये औसतन बात करें तो औसतन ये लगभग हर 11 वर्ष के बाद ऐसा प्रक्रिया देखने के लिए मिलता है। इससे ये एक बात निकल के आया कि सौर कलंक कितने वर्षों के बाद देखने के लिए मिलता है, तो लगभग यानी औसतन 11 वर्ष, औसतन 11 वर्ष के बाद, हर 11 वर्ष के बाद आपको सौर कलंक देखने के लिए मिलेगा। अब ये 11 वर्ष के बाद, चूँकि हर 11 वर्ष के बाद होती है, यानी कि ये 11 वर्ष के बाद, जैसे मान लिया कि अभी सौर कलंक लगा, अब कितने वर्ष के बाद, तो 11 वर्ष के बाद, फिर कितने वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद, यानी गोल गोल घूमता है। तो गोल गोल घूमता है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सौर कलंक चक्र। क्या, सौर कलंक चक्र। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सन स्पॉट साइकिल। ठीक है, अब सौर कलंक चक्र क्या होता है, तो सौर कलंक चक्र एक ऐसी अवधि होती है जिस अवधि में हमेशा सौर के ऊपर एक कलंक देखने के लिए मिलता है जो काले धब्बे के रूप में हमें प्रतीत होता है। और ये कितने वर्षों के बाद होता है, तो 11 वर्षों के बाद होती है। तो फाइनली ये हमारा सौर मंडल से जुड़े एक बेहद विस्तारित इन्फॉर्मेशन था। अगर आप इतना जानते हैं तो आपको सौर मंडल से जुड़े एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये आप लिख ले कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी पार्ट देखा।
अब कुछ आंकड़े संबंधित चीज़ों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आंकड़े संबंधित जो चीज़ें, डाटा संबंधित जो चीज़ें उसको भी जानते हैं कि सूर्य का आयतन कितना होता है, सूर्य का व्यास कितना होता है, सूर्य का दूरी किस में मापा जाता है, सूर्य का जो जीवन काल है वो कितना होता है, अन्य जो तारे हैं उसका जीवन काल कितना होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, और पॉइंट वाइज जो आपको ऑब्जेक्टिव में मुख्य रूप से काम आ सके। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग फाइनली देखते हैं सूर्य से जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, मुख्य रूप से पीटी वाले के लिए बोल रहे हैं कि पीटी में ऐसा प्रश्न तो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य का न्यूनतम दूरी, ठीक है, एक प्रश्न तो ये रहेगा। फिर पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी, ठीक है। तो अगर पृथ्वी से सूर्य का न्यूनतम दूरी की बात करें तो ये है 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और वही जब पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी की बात करें तो यह है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट करते हुए चलेंगे। अब सूर्य का व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। सूर्य का व्यास कितना? 13,92,000 किलोमीटर। जबकि इसकी आयतन की बात करें, सूर्य की आयतन कितना है? तो सूर्य का आयतन है पृथ्वी की आयतन से 13 लाख गुना, ठीक है। पृथ्वी की आयतन जितना है उससे 13 लाख गुना अधिक है किसका आयतन? तो सूर्य का आयतन है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे बात आया कि इसमें जो रासायनिक जो संघटन है, रासायनिक संघटक, यानी सूर्य में कौन कौन से रासायनिक संघटक है। तो सूर्य में जो रासायनिक संघटक है वो कितना है? हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है आपका 71%। हीलियम की बात करें तो हीलियम है आपका 26.5%। और अन्य जो तत्व है, अन्य तत्व है वो कितना है? तो अन्य तत्व है 2.5%, ठीक है। यही है सूर्य के अंतर्गत जो रासायनिक जो संघटक है वो। तो क्वेश्चन आता है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस से मौजूद है, कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन है। और कितने परसेंट? तो 71%, यानी 71%। चलिए अब बात यहाँ पे आता है कि सूर्य का जो सतह है, सूर्य का सतह जिसको बोला जाता है फोटोस्फीयर, क्या? फोटोस्फीयर, ये कितना है? सूर्य का जो सतह है उसका तापमान कितना है? फोटोस्फीयर यानी सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर का तापमान। तो सूर्य का जो सतह है उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य का जो सतह है यानी जो सूर्य का जो फोटोस्फीयर है उसका जो सतह तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब केंद्र का तापमान, केंद्र का तापमान कितना है? ये आपका है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया। और धब्बे का जो तापमान है हमने बताए थे, अभी बताएं, धब्बे का जो तापमान है वो कितना है?
धब्बे का तापमान बताए थे कि 1500 डिग्री सेल्सियस। जो सौर कलंक होता है उसका तापमान कितना होता है, तो वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये है सूर्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो और भी हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। द्रव्यमान की बात करें, सूर्य का द्रव्यमान, कुछ और चीज़ें इसको आप लोग नोट करेंगे। द्रव्यमान की बात करें तो ये है पृथ्वी के द्रव्यमान से, पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान जितना है उससे सूर्य का द्रव्यमान कितना, तो 3,32,000 गुना। ये डाटा बिल्कुल इजी है। आप बोले अभी मैं इसको इधर बोर्ड के बिना और मोह किए हुए हम आपको सारे डाटे बता देंगे। ठीक है, बताते हैं लास्ट में। चलिए, अब यहाँ पे आता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन, यानी सूर्य है जो ऊर्जा का उत्सर्जन कितना करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन। तो सूर्य है जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड, यानी 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। चलिए, अब केंद्रीय दबाव, यानी सूर्य का जो केंद्र है उसका केंद्रीय दबाव कितना है, केंद्रीय प्रेशर कितना है, दाब को एटमॉस्फेयर में मापा जाता है, तो ये कितना है, 1 अरब एटमॉस्फेयर। सूर्य के केंद्रों का जो दबाव हो वो कितना है, 1 अरब एटमॉस्फेयर है। सूर्य की आयु, सूर्य की आयु, तो सूर्य की आयु है 5 बिलियन। सूर्य की आयु, ऐसा माना जाता है कि सूर्य कब तक जीवित रहेगा, तो 5 बिलियन तक जीवित रह पाएगा। जबकि अन्य जो समान तारे हैं, सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है, समान तारे का जीवन काल होता है 10 बिलियन, सूर्य से 2 गुना अधिक। यानी सूर्य जो है वो एक छोटा तारा के रूप में है। अब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय, कितना समय लगता है, बच्चा ये जानता है कितना लगता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। सूर्य की जो प्रकाश है वो ऊपर से आने में, यानी सूर्य की प्रकाश, जाहिर सी बात है सूर्य से निकलेगा, सूर्य के पास से ही, तो सूर्य के पास से सूर्य की किरण को पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है एग्जैक्ट, तो 8 मिनट 20 सेकेंड एग्जैक्ट टाइम लगता है। चलिए, अब बात यहाँ पे आता है सूर्य के प्रकाश की चाल। सूर्य के प्रकाश की चाल, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो अभी हमने जाना कि सूर्य के पास से पृथ्वी पे आती है तो कितने तेज गति से आती है, यानी उसका चाल क्या होता है, तो ये होता है 3 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब लाख में बदलें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर देती है। ठीक है, और इसको पावर के रूप में देखें तो 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे एक प्रकाश वर्ष कितने दूरी को कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने दूरी होता है, तो ये होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष की बात है तो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको, प्रकाश वर्ष को दूरी की इकाई होती है, ये हमको पता है। आखिर प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको, तो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों कि सूर्य का जो किरण है, सूर्य का जो प्रकाश है वो 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसी को हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है,
यानी कि सूर्य की जो प्रकाश की जो किरण है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश एक साल में, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी उसी मात्रा को, उसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे, जो कि दूरी की इकाई होती है। चलिए एक चीज और, वन पारसेक, 1 पारसेक में कितना दूरी, तो ये 3.6 प्रकाश वर्ष। अब ये पारसेक क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ, तो प्रकाश से जो दूरी मापने का इकाई हमें क्या पता है, प्रकाश वर्ष है। लेकिन दूरी मापने का ये प्रकाश वर्ष बड़ी, ये कौन सी इकाई है, तो ये छोटी इकाई है। प्रकाश वर्ष की सबसे बड़ी जो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी जो इकाई है उसे बोला जाता है पारसेक। जिस तरीके से, जैसे मान लिया कि हमने बोला कि 1000 किलोमीटर, 1000 से पहले बोले 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बाद फिर हमने बोला कि 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर ये तो हो गया छोटा यूनिट हुआ, तब तो इसका मान ज़्यादा है। लेकिन 1000 सेंटीमीटर को, 1000 मीटर को, सेंटीमीटर नहीं मीटर को लेकर चलते हैं, तो 1000 मीटर जो है वो एक बहुत बड़ी आंकड़ा हो जाती है 1000, यानी हम लोग सोचते हैं बहुत है, लेकिन उसी को उसकी बड़ी इकाई से मापते हैं। जैसे 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, यानी छोटी इकाई। तो जब बड़ी इकाई लेंगे तो उसका जो मान होगा वो छोटा हो जाएगा। तो छोटी इकाई प्रकाश वर्ष में कितना था, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। लेकिन जब इसकी बड़ी इकाई आते हैं, दूरी की बड़ी इकाई में, पारसेक में, तो ये मान हो जाता 3.6 प्रकाश वर्ष। तो ये था सौर मंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित, ये काफ़ी ही बेहद जानकारी है, ठीक है, जिसे जानकर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा क्लास, ये कमेंट में आप बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अदर जो साथी है उन्हें भी ये बात सूचित कर दें कि इस यूट्यूब चैनल पे इतने अच्छे क्लास चलते हैं, और कितने अच्छे क्लास चलते हैं ये मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद बताएंगे कमेंट में, और आप लोग खुद जानते होंगे, क्योंकि एक समझदार बच्चे किसी भी टीचर का आंकड़े एक दिन में लगा सकता है। एक जो समझदार बच्चे हैं वो एक दिन काफ़ी है उस टीचर को परखने में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगला जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग ग्रह के बारे में, यानी प्लैनेट, जितने भी 8 ग्रह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हमारा जो 9वां ग्रह प्लूटो है उसको क्यों हटाया गया, कब हटाया गया, इसे भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, सुपर मून, ब्लू मून, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया अब आप लोगों के सामने से विदा लेने की। मैं बलराम कुमार आप लोगों के सामने से विदा लेता हूं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, अपना अगला जो पेशकश होगा उसमें। तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, और खूब जमकर पढ़ाई करें, और अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहें। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।